नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तमाम दुनिया की जो नजरें हैं वो अफगानिस्तान की हर लम्हा जो बदलती सूरत हाल है इस पर लगी हुई हैं और तालिबान को काबुल पर कब्जा किए हुए आज 10वां दिन है, लेकिन अभी तक तालिबान जो हैं वो मुखालिफिन को अपने साथ मिलाने और मुत्तफिका हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत के क़याम में इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो ये है कि मुखालिफिन की तरफ से हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा मांगा जा रहा है। अब देखना ये है कि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत का क़याम कब अमल में आता है, ये सेटलमेंट जो है वो कितनी जल्दी मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि तालिबान ने सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हमने देखा कि अहम ओहदों पर तैनातियां भी कर दी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगान तालिबान ने पंजशेर को भी घेरे में लिया हुआ है, वहां भी सूरत हाल जो है वो कशीदा है। दोनों ग्रोहों के दरमियान मुसालहत का कोई रास्ता निकालने के लिए भी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या पंजशेर वादी में मसले का हल मुज़ाकरात से निकल पाएगा, इस अहम मामले पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा के असखुद नोटिस के मामले में हमने देखा कि आज एक नया मोड़ आया है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के फैसले पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं और बाकायदा तौर पर चीफ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने 15 सफ़ात पर मबनी खत लिखा और खत में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हमने पहले भी देखा कि बार काउंसिल्स और कानूनी हलकों की जानिब से आला अदलिया में तकसीम और इख्तलाफात की जयमगोइयाँ जो हैं वो हो रही थी। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत ने क्या इख्तलाफात और जो तकसीम की खबरें थी उन्हें मज़ीद तक़वियत दी है, ये सारा मामला जो है वो किधर जाएगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जनरल साहब, कुछ दिन पहले जो है वो आपने हमारे प्रोग्राम में एक पेशगोई की थी कि बड़ी आसानी से जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे जो अफगान तालिबान है काबुल पर, कोई सिविल वार नहीं होगी, कोई खाना जंगी नहीं होगी। फिर रेफ्यूजीज क्राइसिस के हवाले से भी आपने बता दिया था। तो सर, ये कोई अंदर की खबर थी आपके पास या क्या था? देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ और ना ही कोई अंदर की खबर थी, लेकिन मैं एक साबका फौजी हूँ, दिफाई एनालिस्ट हूँ। मुझे मालूम था कि जब अमेरिका इस इलाके को छोड़ेगा तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। मुझे मालूम था कि क्या हालात हैं अफगान फौज के, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनके जो प्यादा फौजी थे वो पख्तून थे, उनके जो अफसर साहबान थे वो ताजिक थे, वो हज़ारत थे, तो ये किसी तरीके से मैच नहीं करते थे। दूसरा ये कि उनके पास लड़ने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई उनका मुराल नहीं था, कोई उनका मकसद नहीं था। वो तंग आ चुके थे रवैये से जो अमरीकियों का था, और तंग आ चुके थे ये जो इसकी करप्ट गवर्नमेंट से बनी की। तो लिहाजा जब उन्होंने देखा कि लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं इनके साथ, तो वो मैंने ज़रा पहले देख लिया था और मैंने आपको जनरल साहब, कुछ इस तरह की भी जयमगोइयां हो रही हैं, ये खबरें भी जोर पकड़ रही हैं और अभी तक इस पर बात हो रही है कि कोई सेटलमेंट हो गई है अमेरिका की अफगान तालिबान के साथ। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें वजन आपको लगता है, ये सारी सूरत हाल के तनाजुर को भी सामने रखा गया था आपकी जानिब से जब ये खबर? देखिए जी, शुरू में तो सेटलमेंट हुई है, तो ये जंग खत्म हुई है ना, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसके हमें 4 शिकें मालूम है, ऐसी शिकें भी हमने सुना है जो हमारे सामने नहीं है। लिहाजा उनमें क्या लिखा हुआ है मैं कुछ कह नहीं सकता। सही। तो मुमकिन है कि ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन यह है कि अपनी अपनी लाइनें उन दोनों की जरूर हैं। और आपने हाल ही में देखा कि जिसको रेड लाइन कहा अफगान तालिबान ने, फिर उसको अबूर नहीं किया अमेरिका ने। तो ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे कोई मिली भगत हो और मिलकर इन्होंने कोई अफगानिस्तान के साथ ये हैंड किया हो। अच्छा। ये अफगान तालिबान की फ्रीडम मूवमेंट थी, उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है और जोरे बाजू से हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा एहतशाम साहब, तालिबान को काबुल पर कब्जा किया आज 10वां रोज हो गया है। सर, क्या वजह है अब तक जो तालिबान है मुखालिफिन को अपने साथ मिलाने या फिर मुत्तफिका हुकूमत बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? सोनिया, 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक की तरफ तो बड़े वाज़ेह तौर पे जनरल साहब ने भी इशारा किया। देखें, ये इसमें कोई 2 राय नहीं है कि तालिबान की जो मुज़ाहमती तहरीक थी, जिस ज़बरदस्त तरीके से तारीख साज उनको कामयाबी मिली है, आज दुनिया के सारे तज्ज़ियाकार भी, बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट भी परेशान हैं
प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता 3 माह से पहले अपना यहाँ तक पहुँच पाएंगे काबुल तक तालिबान, लेकिन देखा आपने कि 12-13 दिनों में चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। देखिए 42 साल का कॉन्फ्लिक्ट अब किसी न किसी तरफ लगने जा रहा है, लेकिन मुश्किलात जैसे आप कह रही हैं बेतहाशा हैं। सबसे बड़ा मसला जो मुझे जनरल साहब लग रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पे जो अफरा तफरी है, जो क्यास और पैनिक है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल सारी दुनिया को दे रहा है कि जी चीज़ें ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं, बाकी तो छोड़ ही दें। पंजशेर का तो चलें वो रिजॉल्व हो जाएगा लगता है, वैली का जिस तरह अंदर बातें हो रही हैं। एक ये काबुल का मामला सुनिए बड़ा सीरियस है कि भी वहाँ पे मामला ठीक नहीं हो रहे। अब तालिबान के लोग ये कह रहे हैं कि जी 31 के बाद जब हमारे हाथ में चीज़ें आएंगी हम देखेंगे कि क्या करना है। आपको फाइनली डेडलाइन जो है वो तस्लीम कर ली गई है और जिसको रेड लाइन करार दिया था तालिबान ने वो जा ही रहे हैं उसके बाद। अब देखने वाली बात है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रोसेस में जो मसला जो आप सवाल पूछ रही हैं, देखिए मुश्किलात की बहुत सारी वजह हैं। अब जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है और वो भी खुद भी कह रहे हैं कि जी सारे एथनिक ग्रुप्स ताजिक, उज़्बेक, चेचन और जनाब किसी हद तक हज़ारा और बाकी जो तो कबाइल हैं जो हैं अपना क्या कहते हैं पार्टियां हैं इनकी सारी की सारी उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए और दुनिया तवक्को कर रही है कि जी वसील बुनियाद हुकूमत कायम हो और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, सारे आएँ। तो तालिबान कोशिश तो डेफिनेटली इस बात पे कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात हैं, कई धड़े मानते हैं, कोई बातें नहीं मानते। दूसरी तरफ तालिबान एक बात बार बार कह रहे हैं, कल ज़िबिल्ला जो है उन्होंने भी, मुजाहिद ने भी कहा कि जी आम माफिया है, लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अब तो कह दिए बाहर नहीं जाने देंगे। सवाल ये है कि भी आप माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं, लोग आप पे यकीन नहीं कर रहे। ये भी एक आप देख लें कि एक थोड़ा सा लोगों को एहसास है कि जी क्योंकि पिछली दफ़ा माफ़ी का ऐलान भी हुआ था फिर भी गर्दनें कटी थी, लिहाजा थोड़े से लोग परेशान भी है। जनरल साहब सवाल सीधा सा मेरे जहन में एक आ रहा है मुझे बात याद आ रही है प्रेसिडेंट कार्टर के जो एडवाइज़र थे सिक्योरिटी के, वो ब्रेजिंस्की, उन्होंने 79 में जब ये अफ़गानिस्तान में आ रहे थे रशियन, 6 माह पहले उन्होंने मुजाहिदीन को तैयार करने का एक प्लान बनाया और एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि जी $6,75,000 इस काम के लिए रखती गई। बाद में तो बिलियंस आए। तो मेरा सवाल आप ये कि अमेरिकन को लगता था 6 महीने पहले कि रशिया कब्जा कर लेगा, और दूसरा साथ ही सवाल है कि अब क्या आलम है कि पूरी सिक्योरिटी, पूरी इंटेलिजेंस सेटअप, इतना बड़ा वेस्ट का सारा सेटअप, वो उनको पता ही नहीं चल सका कि जी क्या होने जा रहा है। आइंदा के हवाले से लोग चेमुगैयाँ कर रहे हैं कि जी आप नए सिरे से इस दुनिया में, इस रीजन से एक कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें फौजी नुक्ते निगाह से मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी जंग के बारे में अंदाज़ा लगाना कि ये जंग हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आसान है। लेकिन जब जंग शुरू हो जाए उसके बाद पता लगाना कि अब क्या होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो जो इंटेलिजेंस थी कि भी रूसी कब्जा करेंगे आएंगे, वो जंग शुरू होने से पहले की इंटेलिजेंस थी। अब जब इंटेलिजेंस जो अभी अमेरिकन के पास थी, उसमें एक तो ये वजह थी कि जंग ऑन थी, चल रही थी, और दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर जो ग्राउंड पे इनके लोग थे वो झूठ बोल रहे थे, गलत रिपोर्टें दे रहे थे अपनी साबित करने के लिए कि हम अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो अपना काम नहीं कर रहे थे। तो इसमें आप यूँ समझें कि अमेरिकी जर्नलों का झूठ भी शामिल है और अमेरिका ओवरऑल पर्दा डालना चाह रहा था, दुनिया से बच के, दुनिया को नहीं बताना चाह रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वरना उनके अंदर जो उनके जो ऑडिट करने वाली अथॉरिटी ने सिगार है, वो बता रही थी कि असल मामला क्या हो रहा है, तो उसको छुपा भी रहे थे। तो असल में आपके सवाल का सही जवाब ये बनता है कि जब जंगें शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद वो क्या रुख इख्तियार करेंगी, इसका मुआवजना या इसका एनालिसिस, इसके इंटेलिजेंस कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जनरल साहब और बताइएगा कि आजकल ये भी बड़ी बात हो रही है, वो लेनिन का एक कोटेबल कोट जो है ना वो नज़र आ रहा है। वो एग्जैक्टली ये है कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपन्स एंड देन देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन। तो आपको क्या लगता है कि ये डेकेड्स के बाद ये जो कुछ यहाँ पे हुआ है और ये वीक्स में हुआ है कि अगले डेकेड्स में याद रखा जाएगा कि या किस तनाज़र में ये आप समझते हैं जुमला कहा गया? ये आप यूँ समझें कि जैसे कोई बहुत बड़ा डैम हो, उसके पीछे पानी जमा होता रहे और वो साल जमा हो और फिर वो डैम टूट जाए और घंटों के अंदर हर चीज़ बहा कर ले जाए। तो यही कोट इस चीज़ को साबित करता है। ये जो इंसानों के अंदर जज्बात हैं, और ये पाकिस्तानी लीडरशिप को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए जो मैं बात करने वाला हूँ, कि इंसानों के अंदर जो जज्बात हैं, जो कड़वाहट है, वो जमा होती रहती है और फिर एक टाइम आता है कि वो एकदम अपने आप को शो करती है, और वो जब शो करती है तो एक दरिया, एक समंदर फूटता है।
सही। तो ये हुआ है अफगानिस्तान में कि वहाँ जंग जारी थी, वो लोग बातचीत कर रहे थे, लोगों को साथ मिला रहे थे, बहुत बड़ा उन्होंने एक आप समझे कि कू किया, मैं इसको पॉलिटिको मिलिट्री कू कहता हूँ। उन्होंने सबसे अपने साजबाज की हुई थी, बातचीत की हुई थी, और अचानक ये सब कुछ सामने आ गया। तो इस लिहाज से बिल्कुल ये सही दुरुस्त है कि जो जज्बात हैं, इंसानी जज्बात, उनको अगर आप ज्यादा देर तक दबाने की कोशिश करें तो उसका रिएक्शन जो होता है वो फिर एक दफा जब उठता है तो फिर किसी के काबू में नहीं आता। सही। अच्छा जनरल साहब, बड़ी बातें हो रही थी गुज़िश्ता दिनों से कि तालिबान ने एक कमेटी कायम की है जो पाकिस्तान के कंसर्न थे टीटीपी के हवाले से और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें थे उस हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनसे बाकायदा तौर पर सवाल भी किया गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि अलकायदा और टीटीपी के हवाले से किसी सहरुकनी कमेटी का मेरे इल्म में नहीं है। एक किस्म का उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है। तो दूसरी तरफ वो ये बात तो कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अभी भी जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान को लेकर टीटीपी के हवाले से, ये खतरा अभी भी मौजूद है? जी देखिए, खतरा तो मौजूद है लेकिन खतरा बहुत कम हो गया है। उसकी मैं आपको एक दो वजूहात बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत मुआवनत कर रही थी उन फोर्सेस की जो कि हमारे ऊपर हमलावर थे। कम से कम अफगान तालिबान की तरफ से वो मुआवनत नहीं होगी, और इसलिए कि उन्होंने सिर्फ हमारे साथ ही नहीं दुनिया के साथ वादा किया है। रूस को कहा है कि हम चेचन की मदद नहीं करेंगे, चाइनीज को कहा हम ETM की मदद नहीं करेंगे, ईरानियंस को कहा है कि हम हज़ारा का ख्याल रखेंगे, और हमें ये कहा है कि इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो वो क्यों? और वैसे भी अगर मुझसे पूछे कि अमेरिकन पर इतबार करना है या अफगान तालिबान पर, तो जो कुछ मैंने देखा है मैं कहूँगा तालिबान पर इतबार कर लो, ये सच्चे हैं, अमेरिकन झूठे हैं। तो दूसरी बात यह है कि उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे रॉ की फंडिंग थी, रॉ की प्लानिंग थी। उन्होंने सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही नहीं, और भी काफी सारी ये BLA और BRA, बलूचिस्तान आर्मी शहर, इनको सबको मिलाकर, दाइश को मिलाकर एक बड़ा नया उन्होंने खड़ा कर दिया था मसला, जो कि अब टूट फूट का शिकार हो गया है ऑलरेडी। मेरे पास ऐसी खबरें भी हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अप्रोच किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एमनेस्टी के लिए कि जी हम आ जाते हैं अगर आप हमें माफ कर दे। वो पाकिस्तान गौर कर रहा है। साफ जाहिर है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता, जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे हैं, जिन्होंने हमारी ख्वातीन को मारा है। अगर सिर्फ फौजियों की बात होती तो शायद ये माफी हो जाती। तो मेरा अपना ख्याल ये कि दो बातें मैं कहूंगा। नंबर एक, अशरफ गनी से बुरी हुकूमत पाकिस्तान के हक में बिल्कुल नहीं हो सकती आइंदा, चाहे जो भी हुकूमत आ जाए। और दूसरी बात, अफगान ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कोई जगह नहीं मिलेगी अफगानिस्तान में। वो कम होते होते खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे कि अगले 6 महीने साल के अंदर आपको कोई काम उधर से नजर नहीं आएगा। जल साहब, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हो, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जो पाकिस्तान के बड़े सीरियस नौयत के कंसर्न बार बार इसी बात पे आते हैं। 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी और सुहेल शाहीन भी बार बार कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फॉर दैट मैटर अपने हमसायों के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है जन साहब कि ये नहीं माना जा सकता। आज मैं सलीम साफ़ी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि जी इस जोन में लोग ना रहें, कि ये टीटीपी वाले जो है ना वो इन्होंने एलिजियंस दी हुई है। बल्कि वो उन्होंने बताया किस तरह नेक मोहम्मद जो पहला उनका था सरबराह, किस तरह उन्होंने एलिजियंस दी थी। इसी तरह से फिर बैतुल्लाह महसूद और हकीमुल्लाह महसूद और मुल्ला मंसूर और मौजूदा खुनज़ादा, उनका ये कहना है कि जी ये नहीं हो सकता कि जी आप उनको कहें अफ़गान तालिबान को अपना क्या कहते हैं, अफ़गान हुकूमत को तालिबान की जो होगी कि इनके ख़िलाफ़ कुछ करें, वो नहीं करेंगे। एक दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर तालिबान वहाँ के उनको माफ़ी दे रहे हैं तो आप भी टोटल माफ़ी दें जो आप कह रहे हैं। और मैं भी समझता हूँ कि जिन्होंने इतने जुल्म किए उनको माफ़ी नहीं मिल सकती, फुट सोल्जर वगैरह को तो मिल सकती। आपको लगता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ऐसे वक्त में आपको मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं और ये आपको उनको छोड़ना पड़ेगा बकौल सलीम साफ़ी के, आपको लगता है ऐसा होगा? जी, पहली बात तो ये कि जब भी आप मुख्तलिफ एनालिस्ट की बात सुनते हैं तो ये ज़रूर देख लिया कीजिए कि पहले वो क्या कह रहे थे और उनकी कितनी बातें सच निकली हैं। सलीम साफ़ी साहब उन लोगों में से हैं जो कह रहे थे कि सिविल वॉर होगी, जो कह रहे थे कि बहुत रेजिस्टेंस आएगी अफगान आर्मी की तरफ से, और वो कह रहे थे कि ये तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। और अब वो ये कह रहे हैं, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, तहरीक तालिबान। बहरहाल उनकी मालूमात अपनी है क्योंकि वो बड़े साफ़ी हैं और इस इलाके को भी जानते हैं, आगे पीछे जाते भी, तो मैं उनकी इज्जत करता हूँ।
देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने अगर मान भी लिया तो पार्शली मानेगा। अच्छा। कि जो तो उनके फुट सोल्जर्स हैं, ऐसे लोग जो मिसगाइड हुए हैं, जो थोड़े बहुत पैसों के पीछे गए हैं, और वो काफी सारे हैं, उनको माफ किया जा सकता है मेरी नजर में। मैं तो अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ, बाकी तो फैसला तो हुकूमत ने करना है। लेकिन वो बड़े बड़े लोग देखें, ये कैसे हम भूल सकते हैं, ये जो स्कूल वाला किस्सा है, कितने बच्चों को कितनी बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। उनके वालिदैन का आप ज़हन देखिए, उनके दिल देखें। वैसे जनरल साहब, इनमें से मेरा नहीं ख्याल कोई बचा है, वो तो चुन चुन के मेरे ख्याल है हमारी एजेंसियों ने, हमारी फौज ने उनका कला कमा कर दिया था, जहां तक मेरी तलात है। जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जो यहाँ जो लेकिन 2-4 लोग भाग भी गए होंगे ना, तो उसमें आपकी ये बात दुरुस्त है। तो ये तो खैर फैसला हुकूमत ने करना है। अच्छा होता है अगर आप कोई तो किसी भी वजह से अगर आप में अमन की तरफ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें मिला जुला रुझान हो सकता है। टोटल माफी का शायद पाकिस्तान। और एक बात आपको पता है कि अगर हम मुकदमे, हम ऐसे तो नहीं उनको लटकाएंगे तो नहीं ना, वो आएंगे तो मुकदमे चलेंगे। तो पाकिस्तान की अदालती प्रोसीजर को आपको पता है उनको कौन सा सजाए मौत मिल जानी है। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है अब आगे की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो अफगान तालिबान को किस तरह के आगे चलकर मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि अगले महीने के आखिर तक अगर इमदाद नहीं मिलती तो फिर खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे डील करेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए सोनिया, ये तो अमेरिका और वेस्ट और ख़ास तौर पे जो लंदन में G7 कंट्रीज़ की मुलाकात हुई है हेड्स की, उनकी वहाँ से तो वाइब्स आ रही हैं, वो तो यही है कि इफ्स एंड बट्स के साथ, शराइत के साथ बात कर रहे हैं। आपने ह्यूमन राइट्स हम आपके देखेंगे, ख़वातीन के साथ आप क्या करते हैं, आम आदमी जो आपके ख़िलाफ़ रहा है उसके साथ आप क्या सलूक करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। तो वो तो बड़ा वाज़े तौर पे ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी फ़िलहाल तो उन्होंने खैर वाज़े तौर पे कह दिया नहीं मिलेगा आपको। जिन्होंने इनका अफ़गानियों का रिज़र्व जो बढ़े हुए थे, आपने देखा $9.6 बिलियन के, $7 बिलियन के उन्होंने अपने पास दबा के रख लिए अमेरिकन ने, जैसे ईरान के रखे थे। ये तो उनका पैसा था। अब जो ऊपर से इमदाद देनी थी $400 मिलियन, सारी दुनिया को पैसा दिया। $650 मिलियन कोरोना के कॉन्टेस्ट में आए में अपने, $2.7 बिलियन हमें भी मिला, उनको नहीं दिया। अब ये जो आप बात कर रही हैं सोनिया, सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पहली आने वाली तनख्वाहें कहाँ से जाएंगी। अब वो कह रहे हैं जी हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतलात ही हैं जनरल साहब के आप सपोर्ट कर रहे हैं बाकी खित्ते के ममालिक भी। वो कह रहे हैं कि जी जो आपके साथ कर सकते हैं, जितनी जल्दी ट्रेड एस्टैब्लिश हो आप लोगों के साथ, इस तरह से चाइना, रशिया भी, और चाइना तो खैर लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ करने के लिए तैयार है कि वो कहा जा रहा है $2 ट्रिलियन के उनके वहाँ पे मिनरल्स हैं, लिथियम है और बहुत सी, वो कहते हैं एक्सप्लोर करेंगे। वो तो चलें लॉन्ग टर्म में। फौरी तौर पे जो कहा जा रहा है, और ये तालिबान से सवाल भी हुआ था कल, उन्होंने कहा जी हम मैनेज कर लेंगे, तनख्वाहें देंगे। अब हो सकता है उन्हें लगता हो कि जी कुछ पैसे ख़जाने में पड़े हुए हैं। कहने वाले तो लोग कह रहे हैं अशरफ गनी $160 मिलियन लेके भाग गया था यहाँ से, अब क्या रह गया ये नहीं कुछ पता, बाकी अमरीकी ले गए। तो मेरा ख्याल है मुश्किल तो बड़ी आएगी। लेकिन सोनिया एक बात होती है कि जो एक मामले का रुख किस तरफ जा रहा है, मामले का रुख ये बता रहा है कि अब तालिबान फिजिकली आगे हैं। उनकी माली मुश्किलात दूर करने के लिए, पहले आप देख लें 9/11 जब हुआ था, कोई नज़दीक नहीं आया था, बिल्कुल पीछे हट गए थे लोग। मतलब हमने भी, आपने देखा, उनके मुखालिफ हो गए। अब सारे लोग सिंपैथेटिक हैं। तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता उनकी परेशानियां कम होंगी। लेकिन फौरी तौर पे जो है ना, एक लफ्ज़ है इस्तेकाम, उन्हें इस्तेकाम लाने के लिए पंजशेर का मामला तय करना है। काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक जो वहाँ पर एक मुसीबत बनी है उसको दूर करना है। अब देखते हैं 31 तारीख डेडलाइन गुजरने के बाद तालिबान कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब देखना ये कि आगे सूरत हाल क्या बनती है, और खासकर पंजशेर का मामला जिसे मगरबी जो मीडिया है बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पर सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल साहब आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान पर में इस वक्त सूरत हाल क्या है ऑन ग्राउंड, इस पर बात करेंगे। सुमेरा खान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो TTP के रोल के हवाले से बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान क्लैरिटी मांग रहा है, इस हवाले से क्लैरिटी मिल नहीं रही। तो क्या देखते हैं, ये सूरत हाल किधर जाती देख रहे हैं? मेरी एक जनरल साहब ने आपको खबर दी, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ। देखें, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि तालिबान के साथ बाकायदा एक क्विट
प्रो को होगा, यानी अच्छा। आप ये करेंगे और हम ये करेंगे। देखिए आज पाकिस्तान जिस तरीके से उनको बड़ी भरपूर सपोर्ट दे रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम बेहतर कर देंगे, सिविल सर्विस आपके सेट कर देंगे, और बहुत से हवालों से जो आपको निज़ाम हुकूमत गवर्नेंस को बेहतर, अगरचे हमारे भी गवर्नेंस के सीरियस मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल हमारा एक स्ट्रक्चर तो है ना, वहाँ तो स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, वो खड़ा करने में पाकिस्तान भरपूर मदद करेगा। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि उनको अगर हमारे लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी तो लोग चले जाएंगे। ये ऑफिशियली नहीं हो रहा, अनऑफिशियली कन्वे कर दिया गया और यही होगा। प्रोसेस में पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने बहुत भुगता है, 42 साल और ख़ास तौर पे ये 20 साल ये वाले NDS रॉ अब बनाए बैठे हैं, चाइना अपना, अमेरिका भी और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान भी, और ये TTP वाले मर्सनरीज कहते हैं जिस तरीके से जुल्म इन्होंने किए हैं, पाकिस्तान किसी सूरत में भी खामोश नहीं रहेगा। सोनिया, दे विल हैव टू गिव सॉलिड एश्योरेंसेस तालिबान को। ऐसा नहीं है कि जी ठीक है, अगर दो दिन पहले की खबर है कि जी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि 3 मेंबर कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा। सवाल ये है कि पाकिस्तान तो जिस तरीके से चाह रहा है कि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा में नुकसान हुआ, इसके बावजूद दुनिया ने हमारी खिदमात को नहीं माना। ठीक है, अब तो फिगर 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया हमारा इकोनॉमिक नुकसान, 70,000 लोग मारे गए। इसके बावजूद हमें ताने दिए जा रहे हैं कि जी आपने हमें सही सपोर्ट नहीं किया। हमें मसला जो TTP से है, जो यहाँ से लोग भाग के गए हुए हैं, जिनको पैसा NDS भी देता रहा, रॉ भी देता रहा, अमेरिकन भी एट टाइम उनको यूज़ करते रहे हैं, तो पाकिस्तान ये इंश्योरेंसेज मांग रहा है। अब ओनस सुन पे है तालिबान जो अफगानिस्तान की हुकूमत में आ गए हैं, और वो कैसे रोकेंगे, चाहे उनसे प्यार से कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फॉर द टाइम बिंग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। सोनिया, अंडरग्राउंड पाकिस्तान नहीं मानेगा। देखें, अब सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान के बड़े जनमन किस्म की पाकिस्तान की शिकायत है, तो लिहाजा उनको बताना पड़ेगा हमें वाज़े तौर पे कि आप इनका क्या कर रहे हैं। कुछ लोग, जल साहब उस दिन ही कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि 5 से 7 हज़ार लोग हैं, मेरा फिगर है कि 10 से 15 हज़ार लोग हैं जो बैठे हुए हैं 3 जगहों पे, बार बार आता है, उन्नड़ में, पक्तिया में और नूरस्तान में। उनको वहाँ से कैसे निकालेंगे, गिरफ्तार करेंगे? ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी शायद पॉसिबल नहीं होगा फौरी तौर पे आप तालिबान हुकूमत का उनको रोकना किसी तरीके से, गिरफ्तार करना है, जेलों में बंद करना, क्योंकि आप ज़ाहिर हुकूमत करनी है, एक नया कट्टा नहीं खोलेंगे। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दें कि जी नथिंग डूइंग। अब जो आप देख रहे हैं बैक टू बैक, आप देख रहे हैं पिछले 5-7 दिनों में कितने उन्होंने बलूचिस्तान में और KP के इलाकों में लोगों मारा। 2 दिन पहले एक हमारे कप्तान को उन्होंने मारा। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा कि जी हम आपकी मदद करें और आप दहशतगर्दों को वहाँ रखें, चाहे खुशी से रखें चाहे जिस तरह भी रखें। तो मेरा ख्याल है मेरी खबर ये बता रही है कि जी अब वो डेफिनेटली इसका उनको जवाब पॉजिटिव देना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किलात हो जाएंगी। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के पीछे इस मामले में चाइना भी खड़ा है, सेंट्रल एशिया भी खड़ा है, ईरान भी, और सबसे ज़्यादा अपना चाइना खड़ा है, ईरान भी, टर्की भी। तो मेरा ख्याल है उनको पता है कि इस वक्त उनके मामलात क्या हैं, वो डेफिनेटली इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को नाए करें। ठीक है, अच्छा एहतशाम साहब, इस वक्त जो मुखासमत चल रही है, हम देख रहे हैं मगरिब की और तालिबान की, अमेरिका की जानिब से भी कुछ थ्रेट्स दिए गए, उसके बाद तालिबान की जानिब से भी ये कहा गया कि फ़ौज का इनखला होना चाहिए, जो दी गई डेडलाइन है, वरना सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि ये मामला अमेरिका के साथ आगे जाके सेटल्ड हो जाएंगे या फिर ये लड़ाई ऐसी ही रहेगी? सोनिया, देखें कितनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है। अभी आपने देखा कल खबर थी, ये सब जगहों पे चली, न्यूयॉर्क टाइम की खबर थी कि जी CIA के चीफ जो है ना, वो उन्होंने मुलाकात की है किनसे, अब्दुल गनी ब्रदर्स से। ठीक है, आज इतलात ये आ रही है कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया। अब ये पहले क्यों बातें चलाई गई, फिर डिनाइल क्यों आया? देखें, अब मुश्किलात हैं, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं ना, फिर आपको वो अपोजिशन वाला रवैया नहीं रखना पड़ता। आपको फिर आप बड़ा वाज़े तौर पे बताना पड़ता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप अपने पॉलिटिकल गोल, अपने मिलिट्री के गोल, अपने सोशल गोल कैसे अचीव करने हैं। अब तालिबान के साथ क्योंकि उन्होंने इतना टफ टाइम देखा है, तो बावजूद एश्योरेंसेस देने के लोग नहीं मान रहे। लोग कह रहे हैं कि जी आप गले काटेंगे, खवातीन पे आप जुल्म करेंगे। देखें, 2 दिन से साबित हो रहा है कि अफगान खवातीन दफ्तरों में जा रही हैं, स्कूलों को दिखाया गया, बाकायदा बच्चियां स्कूलों में जा रही हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, वरना वो कहते थे जी बच्चियों की तालीम ही नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने अपने आप को तब्दील किया है। अब देखना ये है कि दुनिया कितना उनके साथ कदम मिला के चलती है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात सोनिया ये है कि हमारे इस अफगानिस्तान से हम पे बड़े जुल्म जातियाँ हुई हैं, आज से नहीं बहुत अरसे से हो रही हैं। अब वक्त आ गया इसको रोका जाए। मेरा ख्याल है वो कुछ प्रो को होगा। आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जब हम कहते हैं आपकी मदद करेंगे तो इसमें चाइना और रशिया भी बहुत आगे होगा। तो लिहाजा अब वो बात नहीं है कि जी अमेरिका और वेस्ट अगर पीछे नहीं आएगा तो उनकी मदद कोई नहीं करेगा। इंटरनली उनको अपने मामला ठीक करने हैं, इस्तेहकाम देना अपनी रियासत को। किस तरीके से देते हैं, पंजशेर का मामला मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 2-3-4 दिनों में ये मामला सेटल हो जाएगा।
सही, ठीक है। तो एहतशाम साहब, ये जो जिस तरह से अभी स्टार्ट में भी हमने बात की कि किसी हुकूमत का क़याम ना आना, अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर तो ये मामला हल नहीं होता अगले कुछ दिनों तक, तो आपको लगता है कि मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं? तालिबान को चाहिए कि जल्द से जल्द ये मामला हल होना चाहिए। देखिए सोनिया, परसेप्शन तो ये कहता है कि जी आपको ये लोगों को ज़हन में डालना है कि जी आप हुकूमत में आ गए हैं, आपकी रिट जो है ना पूरे मुल्क के अंदर है, पंचेर के अलावा आपकी सब जगहों पे है। अभी सवाल तो है मामला रुक गया आके काबुल पे, क्योंकि आपने देखा था कि जो पहले की जितनी ज़्यादा अदा आ रही थी, जिसको कहना चाहिए, लोग बातें कर रहे थे कि जी प्रोजेक्शन कि जी कितना टाइम लगेगा। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था जी 3 माह लगेंगे, अब तो 11 दिन में काम हो गया। इस तरह बाकी लोग भी मुख्तलिफ बातें करते रहे। अब सवाल ये है कि जब आप आ गए हैं फिजिकली तो आपको बहुत कुछ करना है। उस सारे करने में आपने किस तरीके से अपने मुखालफिन के साथ मामला तय करने हैं, आपने हमसाया ममालिक के साथ कैसे मामला तय करने हैं, और साथ साथ आपने जो एक बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ वहाँ पे, जो कहा जा रहा है कि जी जेल तोड़ के कोई 20-25 हज़ार बंदे कंधार से गए, इधर बगराम से गए, काबुल से गए, कंधार से गए, हिरासत से भी कुछ ले गए। वो कौन थे? उसमें हार्डन क्रिमिनल भी थे, कातिल भी थे, वो कैसे छूट के चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जब ये आए हैं तो मौका मिला, अफगान आर्मी भाग गई थी, पुलिस भाग गई थी, टोटल अफरा तफरी थी, इससे फ़ायदा उठाया। अब ये सबसे बड़ा मसला होगा, जिन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर पैदा करते थे, एंटी सोशल एलिमेंट थे, जिनको हमारे साथ नहीं किया, जो उनके मुल्क में चोरी डाके में इन्वॉल्व थे, जिनको गिरफ्तार कर भाग गए, वो उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल टास्क है अफगानियों का, लेकिन बताया जा रहा है कि जी जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है वो चीज़ें ठीक कर लेंगे। ठीक है। अब जरा एक और मामला है एहतशाम साहब, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खुद नोटिस का मामला है, उसने एक नया मोड़ लिया है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनकी सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, इस पर बड़े संजीदा सवालात उठाए गए हैं और एक ख़त भी लिखा गया है 15 सफ़ात पर मुश्तमिल। बहरहाल ये क्या मामला है, किस तरफ जाएगा? माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सदीक साहब, सोमवार की समाअत से पहले बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी इख्तलाफात की, फिर सोमवार की समाअत के दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस से इस बारे में सवाल भी किया। चीफ जस्टिस और बेंच के जो दीगर जजेस थे उन्होंने इख्तलाफात की खबरों की बड़ी सख्ती से तरदीद की है। अब आज ये जो ख़त सामने आ गया है, ख़त का ये मामला है, इसके बाद आपको लगता है कि तकसीम है और ये मामला सारा क्या है, किधर जाता देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक तकसीम वाला मामला है वो मैं नहीं समझता। हर एक का अपना एक ओपिनियन है, उन उस ओपिनियन को सामने रखकर मामला को लेकर वो चलते हैं। लेकिन जो बात समझने वाली है ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई ऐसे काम कर गया जो कंट्रोवर्शियल है। तारीख में हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि आज खुद नोटिस अगर लेना है, अगर वो बेंच लेता है, आपको याद होगा 2016 के अंदर भी नैब के हवाले से ये मामला जब टेकअप किया था तो मामला भिजवा दिया था चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने उस मामले में बाकायदा एक बेंच तश्कील दी और मामला उनके पास चला गया। इसी तरह फैजाबाद धरने का केस भी जब आया, जब लिया तो मामला फिर वहां गया, वहां रजिस्ट्रार ने नोट पुटअप किया। पुटअप करने के बाद ये केस उसी बेंच के पास लगा दिया गया। अगर आपको याद हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नजरसानी की दरखास्त में एक दरखास्त दायर की कि मेरा केस वो ही बेंच सुने कि जिसने ये सारा केस सुना था। इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने 7 मेंबर बेंच के सामने समाअत हुई। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 639 के अंदर ये असूल तय हुआ कि जो चीफ जस्टिस है, ही इज अ मास्टर ऑफ द रोस्टर। उन्होंने फैसला करना है, वो फैसला करें और मामला उनके सामने लगा दिया जाए। और वैसे भी हमारे यहाँ आर्टिकल 119(1) पढ़ लिया जाए और रूल्स 11 सुप्रीम कोर्ट रूल्स का देख लिया जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। जुडिशियल पावर्स जहां तक आएंगी ना, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है, एक मिसाल के तौर पर एक MNA हो, एक MP हो, MNA हो या MP हो, और एक वजीर आला हो या वजीर आजम हो, अगर हम उन सबको उठाकर अगर हम उन सबको देखें, यानी वैसे तो वो सारे MNA और MP ही होंगे, लेकिन जब हम आएंगे कि अपना असूल देखना है, इख्तियारात अगर एक वजीर आजम ने इस्तेमाल करने हैं और अगर एक वजीर आजम ने इस्तेमाल करने हैं तो वो इख्तियारात उसके मुताबिक होंगे। यानी ये अगर साहब ये एक वजीर आला या अगर साहब ये जो क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं। जिस तरीके से काजी साहब ने नोटिस लिया, सहाफ़ियों की आज़ादी
इज़हार के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से हमारी तंजीमों में से कोई नहीं गया अदालत में, किसी ने जाके ऐसी कोई बात नहीं की, सुओ मोटो नोटिस लिया। पहले तो हमारी तंजीमें भी अपने तौर पे सोचती हैं कि जी ऐसा क्यों हो गया, ये जुडिशल एक्टिविज़म अपने तौर पे क्यों ज़्यादा हो गया। दूसरी बात ये बताएं कि जब इसकी ज़रूरत नहीं थी तो ये किसको एम्बेरस करने के लिए किया काई साहब ने, और ये जो बड़े बेंच की इनसबऑर्डिनेशन हो रही है तो इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, आपने श्याम साहब बड़ा अहम सवाल उठाया है। बुनियादी तौर पर यह समझने की बात है कि ये कोई ना कोई तो बैठा कोई ऐसा इंसान है जो कोई साजिश कर रहा है कि जस्टिस यानी अपना फैसल मीर वाले मामले में अगर देखा जाए तो उन्होंने जो अपना यूट्यूब के ऊपर इशू था, ये तो इशू किसी चैनल के ऊपर था नहीं, और उस चैनल उन्होंने झूठ खबर चलाई थी, बाकायदा कंप्लेंट दी, एफआईए ने नोटिस लिया, कॉग्निजेंस लिया आपको। इसी तरह अगर इमरान शफकत वाला मामला देखे, वो भी एफआईए ने कॉग्निजेंस लिया, और ये मामला सेटल्ड इस्लामाबाद हाईकोर्ट शिफा यूसुफजई में कर चुकी थी कि एफआईए का इख्तियार मौजूद है। फिर अगर ये बहुत पुराना मामला था, लेकिन ये मामला उस दिन क्यों लाया गया, जो लाहौर से ताल्लुक थे जर्नलिस्ट सारे, कहीं ना कहीं चीजें तो समझ में आती है ना कि जैसे चीफ जस्टिस गुलजार साहब मुल्क से बाहर गए और उस दिन ये सारे लोग वहां पेश हुए, कोर्ट में चले गए। और कमाल महारत की बात है कि ऐसा क्या मामला था कि उसी दिन मामला लगा लिया गया, उसी दिन ऑर्डर पास कर दिया गया। अमूमन ऐसा होता है जब आज खुद नोटिस लिया जाता है तो 184(3) की बाकायदा जुरिसडिक्शन बाद में तय होती है, उसी दिन ये 184(3) के हवाले से जुरिसडिक्शन भी तय कर दीजिएगी। ये वो सवाल है ना, या कहीं ना कहीं तो नजर आता है कि जिसका मकसद एक खास एक तबके को, एक खास फिरके को कोई एडवांटेज देना था। जहां तक अदलिया की आजादी के हवाले से हम और आप सब साथ खड़े हुए हैं कि ऐसा क्या था। और फिर देखे कमाल क्या हुआ कि आज खुद नोटिस ले लिया, बाकायदा पिटिशनर बना दिए गए, रिस्पोंडेंट बना दिए गए, और कमाल की बात यह है कि कह भी दिया गया कि मेरे बेंच के सामने लगा दें। अब बेंच अगर है या नहीं है ये तो फैसला करना चीफ जस्टिस और इसमें हमारे मीडिया, सिद्दीक साहब, हमारे मीडिया हाउसेज भी बड़े परेशान हैं। जिन लोगों से हमारी बात होती है और जो बाजार हम देखते हैं, हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने तौर पे बातें कर रही हैं कि जी हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप सो मोटो ले लें, या उनके लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जी किसी का अगर कोई ग्राउस किसी के खिलाफ है तो वो साफियों को तो इस्तेमाल ना करे इस मामले में। अच्छा, ये देखिए, ये हकीकत है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इस्तेमाल हुए है ना यहाँ। यही तो हैरानकुन बात है कि बिहाइंड द पिक्चर क्या है कि हामिद मीर जैसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं कि जो इस सहारे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें सर्टेन राइटर लगे हैं। मिसाल के तौर पर आप फ्रेंड रिलेशंस के बारे में बात नहीं कर सकते, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते, आप इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस के हवाले से बात नहीं करते, आप कंटेम्प्ट, और ये जो कुछ भी हो रहा है जहां देखा जाए फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है। जहां कहीं भी मामला तो हो रहे हैं, अगर वाकई मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात थी तो अमूमन क्या होता है कि जब दरखास्त दायर की जाती है, मैंने टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से दरखास्त दायर की, उसमें रजिस्ट्रार ने एतराज समाज था कि मेरा इससे अहम इशू और क्या था, 184(3) के हवाले से मैं गया था। तो यहाँ भी ये था कि किसी को कोई एतराज था, कोई मीडिया हाउस को, जर्नलिस्ट को, तो वो बाकायदा 184(3) की पिटीशन लेके जाता, उस पिटीशन में वजूहात बयान करता, वो रजिस्ट्रार ऑफिस देखता है। अदर साहब, आप हमारे मीडिया की आज़ादी की तो आप बात देख रहे हैं, मुझे 42 साल हो गए इस प्रोफेशन में। मैं समझता हूँ कि जितनी आज़ादी आज यहाँ पे है, सिवाय शॉर्ट ऑफ माँ बहन की गाली नहीं दी जा रही, वरना सब कुछ किया जा रहा है हमारे अदारों के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई। इसके बावजूद कहते हैं जी आज़ादी राय पे पाबंदी है। कुछ बताएं, सारा दिन चैनल आप देख लें, प्राइम टाइम पे क्या हो रहा होता है हुकूमत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, अखबारात में क्या हो रहा होता है। इसके बावजूद आप देख लें, ना अमेरिका में ऐसी आज़ादी है, ना हिंदुस्तान में ऐसी आज़ादी है, दुनिया में किसी जगह नहीं है, फिर भी आज़ादी राय पे कहते हैं जी कदगन लगाई गई है। जी अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, इसमें कोई शक नहीं, और ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन में चैलेंज कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम के अंदर कि मीडिया की आजादी के हवाले से पूरी दुनिया में जितनी आजादी पाकिस्तान के अंदर है ना, वो कहीं नहीं है। आप मिसाल के तौर पर आप पेंटागन के खिलाफ बात करके देख लें, आप मिसाल के तौर पर MI5 या MI6 के हवाले से बात, आप इंडिया का रीसेंट मिसाल देख लें कि कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ, फिर हिंदुस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन किसी की ऐसी जरूरत नहीं। लेकिन मैं जरूरत का लफ्ज नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 19 के एनफोर्समेंट जितना, मिसाल के तौर पर जहां पर हिंदू का अपना मंदिर गिराने का छोटा सा वाक्य हुआ और हम लोगों ने उसको कितना उछाला और उछाल के पूरी दुनिया में जग हसाई, और इस मामले को भी आप देख लें, जहां भी बैठ के हम जग हसाई कर रहे हैं और पूरी दुनिया को मौका दे रहे हैं सारे मामले। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जितनी आजादी पाकिस्तान के अंदर और आर्टिकल 9 की एनफोर्समेंट पाकिस्तान के अंदर है, मेरा चैलेंज है किसी दुनिया के अंदर नहीं है। लेकिन वजह जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सोचना है कि पाकिस्तान
हमारा है, हमें ठीक स्टेट्समैन है। बनना है। सही, एहतशाम साहब लास्ट 2 मिनट से मैं चाह रही रही हूँ कि ये आज़ादी इजहार राय का जो मामला है जिस पर बड़ी डिबेट भी चल रही है, हुकूमत एक नया बिल भी लाने वाली है, इस पर मैं चाह रही हूँ मजीद आप देखिए इस पे कंसेंसस होना ज़रूरी है। हमारी जितनी भी जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं, मसला पता है क्या है, जर्नलिस्टों की एक अपनी बॉडी है, एक मालकान की भी बॉडी है, CPNE है, फिर एक ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की भी बॉडी है जिसमें मालकान बैठे हुए हैं। जर्नलिस्टों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी आज़ादी राय के लिए कोई बात नहीं हो रही। मसला अपना है कि जी अपना जिस तरह क्या कहना चाहिए, पैसा किस तरह कमाना है, अपना एडवर्टीजमेंट का फैलाव स्प्रेड कितना करना है। अच्छा। ये सारे बड़े बड़े चैनल भी हैं, TV अपना अखबारात के मालकान भी ये कर रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त की जब बात होती है तो वो सारे इकट्ठे हैं, चाहे इख्तलाफात किसी के भी हों, आपस के इख्तलाफात हैं, लेकिन उस तरह की किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा फोरम है सोनिया जहाँ पे जाके हुकूमत के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ नहीं बात करते? कितने लोगों को हाथ लगाया जाता है? हाँ। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, बेशुमार दोस्तों से पूछता हूँ, बताएं कभी किसी का नोटिस आपको आया? किसी एजेंसी ने आपको पूछा? मेजॉरिटी कहती किसी ने नहीं आया। भाई अगर एक आध दफ़ा, 2-4 दफ़ा किसी के ख़िलाफ़ हुआ, अगर कोई सॉलिड किसी किस्म के पता चलता है कि जी एंटी सोशल एलिमेंट है, एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, उनसे पूछा ना जाए भी क्या काम कर रहे हैं, किन के हाथों में आप खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर कुछ सवाल पूछा जाए, जवाब पूछा जाए, जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि फ़ौरन। अभी हमारे चैनल जो है जी सदीक साहब, आप देख लें, आप टेलीविजन के मालकान, किसी का क्या बिजनेस है, किसी का क्या बिजनेस है, वहाँ पे इनकम टैक्स वाले आते हैं, टैक्स नहीं दिया, वो कहते हैं जी आज़ादी सहाफ़त, सारा दिन जाकर TV उनका रोना शुरू कर देता है, आज़ादी सहाफ़त पे जनाब बहुत बड़ा बार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, आपने बड़ी शाह साहब बड़ी जबरदस्त बात कही है। जहाँ आप इमेजिन करें कि यहाँ मिसाल के तौर पर किसी के कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, कोई लड़कियां के हवाले से वाकयात आए, तब वो अपना मीडिया की आज़ादी की बात आ गई, टैक्स वाले आए तब आज़ादी की बात आ गई। अगर किसी से सवाल पूछ लिया कि भाई आपने ये बात की, ये गलत की है, तब मीडिया की आज़ादी को देखिए। जो हमारे आम जर्नलिस्ट है वो बेचारा क्या हालात हो रहे हैं, क्या उसके माली मसाइल हल हो गए हैं, क्या उसकी परेशानियां हल होगी, वो अपनी जगह मौजूद है। जहाँ पर एक खास ग्रोह जो है ना इस्तेमाल कर रहा है, इसको इस्तेमाल, मैं फिर कह रहा हूँ कि बैरूनी एजेंसियां जो बाकायदा फंडिंग करती हैं, और वहाँ कई लोग बैठे हैं आपके सामने, आप उठाकर देख ले, हुसैन हक्कानी कहाँ बैठा है, गुल बखारी कहाँ बैठी है, अहमद वक्कास गुराया कहाँ बैठा है, जो लोग सारों पर डोरे हिलाने वाले बाहर बैठे हुए हैं, और उनको बकायदा फंडिंग भी वही से होती है, और वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। हमें जरूरत इस अमर की है कि इस एजेंडे को कंट्रोल करना है। और एक चीज सदीक साहब, हमारी सुपीरियर जुडिशरी जितने जबरदस्त काम कर रही है, कितनी आज़ादी के साथ कर रही है, उनको सलाम है, चंद एक के सिवा जिनके अपने एजेंडे हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।